तो फाइनली द फ्लैश थिएटर में आ चुका है, जिसके एंडिंग को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में इस मूवी से जुड़े मेजर स्पॉयलर्स होंगे, तो जिन्होंने भी अभी तक ये मूवी नहीं देखी वो लोग अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी के क्लाइमैक्स आते आते बहुत सारी चीजें थोड़े फास्ट बेस पे मूव करने लग जाता है, तो इसी वजह से एक चीज समझते समझते दूसरा चला आता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले इस मूवी में दिखाए गए टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, जहां हमें ये बताया गया कि पास्ट में जाकर चीजों को ऑल्टर करने की वजह से सिर्फ प्रेजेंट नहीं बल्कि उसके साथ साथ पास्ट में भी बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और इसी वजह से पूरा DCU रिबूट हो गया और हमने एक दूसरे बैटमैन को रिटर्न करते हुए देखा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब आते हैं इस मूवी में दिखाए गए मेन विलेन डार्क फ्लैश के ऊपर। हालांकि मूवी में हमें ये नहीं बताया गया, पर कॉमिक में एक ऐसा विलेन एग्जिस्ट करता है जो इस मूवी में दिखाए गए विलेन से काफी सिमिलर है। तो बेसिकली ये इविल फ्लैश उस नए टाइमलाइन वाले बैडी का ही फ्यूचर वर्जन होता है, और ये प्रेजेंट टाइमलाइन वाले बैडी से वो सारी चीजें करवाता है जिसकी वजह से वो खुद एग्जिस्टेंस में आ सके। अब इस डार्क फ्लैश का भी मोटिव बड़ा सिंपल होता है, ये भी अपने मॉम को खोना नहीं चाहता है, तो इसी वजह से वो इंटरसेक्शन पॉइंट को तोड़ना चाहता है। अब इस मूवी में दिखाया गया इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली मार्वल में दिखाया गया एब्सोल्यूट पॉइंट और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में दिखाया गया कैनन इवेंट से काफी सिमिलर है। दरअसल ये कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो पूरे मल्टीवर्स में होना तय है, और बैरी के टीम का जोर से लड़ाई में हार जाना एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, जिसको बैरी का दूसरा वेरिएंट कई बार बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारे पैरेलल यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अगर मैं MCU के टर्म पे कहूँ तो इनकर्जन होने लगते हैं। अब इसी बीच इविल फ्लैश प्रेजेंट टाइमलाइन वाले फ्लैश के ऊपर वार करता है, लेकिन वो वार नए टाइमलाइन वाले बैरी के ऊपर लग जाता है और उसका डेथ हो जाता है। तो इसी वजह से इविल फ्लैश पूरे एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है, क्योंकि उसने अपने पास्ट को ही चेंज कर दिया था। ये सब ठीक करने के लिए प्रेजेंट टाइमलाइन का बैरी टाइम में और पीछे जाता है, टाइमलाइन में उसने जो भी छेड़छाड़ किया था वो सब रिसेट करने के लिए। पर इस बार भी वो एक छोटी सी चीज को ऑल्टर कर देता है। दरअसल वो उस टोमेटो केचप को ऊपर की शेल्फ पे रखता है, जिसकी वजह से उसके डैड का फेस क्लियरली CCTV पे आ सके, और इस CCTV फुटेज की मदद से ही वो अपने डैड को इनोसेंट साबित कर सके। और इसके बटरफ्लाई इफेक्ट के वजह से DCU रिबूट हो जाता है और हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। दरअसल बैरी के कोर्ट से निकलते ही उसके सामने ब्रूस वेन तो आता है, पर वो बेन एफ्लेक वाला नहीं बल्कि जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन होता है। मुझे ताज्जुब हुआ ये देख के कि आदमी खुद बदल गया लेकिन उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेम है। रिबूट हो तो ऐसा होना चाहिए। अब जो लोग नहीं जानते तो 1997 में बैटमैन एंड रॉबिन के नाम से एक मूवी आई थी, जहाँ पे जॉर्ज क्लूनी ने बैटमैन को प्ले किया था। पर्सनली मैंने तो ये मूवी नहीं देखी है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मूवी बहुत ही बेकार मूवी थी। तो ऐसे में इस बैटमैन का फ्यूचर कुछ ब्राइट तो लग नहीं रहा। पर शायद बैटमैन की अपकमिंग फिल्म बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में DC के नए बैटमैन को अच्छी तरीके से सेट किया जाए। अब इसके बाद भी एक सवाल रह जाता है कि बैरी के अपने मॉम को बचाते ही सारी यूनिवर्सेस कोलाइड होने लगे, वही उसके डैड के लिए ये क्यों नहीं हुआ? तो देखो, बैरी की मॉम की डेथ होना एक इंटरसेक्शन पॉइंट था, उसके मॉम को बचा लेना इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट को तोड़ना, तो इसीलिए यूनिवर्सेस कोलाइड हो रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ उसके डैड का इनोसेंट साबित होना कोई इंटरसेक्शन पॉइंट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसे भी चेंज करने की वजह से कितने बड़े बड़े कांड हो सकते हैं ये तो हमने देख लिया है। तो इसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ बैरी और आर्थर को हम एक बार से निकलते हुए देखते हैं। वहाँ बैरी आर्थर को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि पिछले कुछ दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ है और उसके वजह से कितने बड़े बड़े चेंजेस वो कर दिया है। लेकिन आर्थर अपने फुल नशे में टल्ली होकर एक गड्ढे पे गिर जाता है। बेसिकली यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं था, लेकिन अगर DC वाले चाहते तो यही से वो लोग एक्वामैन 2 को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर सकते थे। लेकिन इस पोस्ट क्रेडिट सीन से भी एक छोटी सी चीज क्लियर हो जाती है कि DC के अंदर सारी चीजें चेंज नहीं हुई है, बल्कि कुछ चीजें अब भी वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी। अब इस नए DC का डिटेल्स हमें कुछ महीने बाद ही ब्लू बीटल में पता चलने वाली है, तो वहीं से हम इस नए DC यूनिवर्स को स्टार्ट होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये था वीडियो द फ्लैश के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।